गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ में वो है प्लानिंग, ठीक है। और इसका जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता था वो है टाइप्स ऑफ प्लान। इससे पहले मैं आपको प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी सिग्निफिकेंस मीन्स जो उसकी इम्पोर्टेंस थी वो सब, प्लानिंग प्रोसीजर, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज का मेरा लास्ट टॉपिक है। आई विल ट्राई कि मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूं टाइप ऑफ प्लान्स को, अदरवाइज एक नहीं तो 2 वीडियोस में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्लानिंग वाला चैप्टर है वो भी पूरा ओवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप ऑफ प्लान्स। प्लानिंग में हमने ये देखा कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें मैं एडवांस में प्लान कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या काम करना है, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो प्लानिंग के थ्रू ढूंढते थे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से हमें अचीव हो जाए, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। इन सब पर्पज से हम प्लानिंग को करते थे, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ओके, सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज देयर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लान। मतलब जब हम प्लानिंग करते हैं तो अलग अलग तरह के प्लान्स बनाते हैं। कुछ प्लान्स हम बनाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, कुछ प्लान्स हम बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, कुछ प्लानिंग होती है हमारी अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को कुछ समझाने के लिए। प्लानिंग के जो टारगेट है, जो पर्पस है वो बहुत सारे हो सकते हैं, प्लानिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ठीक है। तो उसी बेसिस पे कि आप क्या प्लान कर रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हो, आप अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप अपने डिपार्टमेंट्स का कोई टारगेट, कुछ बजट डिसाइड कर रहे हो, तो उस बेसिस पे हमारे प्लान्स बहुत सारे होते हैं। वो हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है कि प्लान क्या होता है। तो देखो, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट to accomplish all the activities needed for the attainment of result, for the attainment of your objective। आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैंने सोचा कि ये मेरा टारगेट है, मैंने एक काम किया और वो टारगेट मुझे अचीव हो गया। नहीं, अगर मुझे सेल बढ़ानी है, सिर्फ सोचने से कि मुझे सेल बढ़ानी है तो मैं इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती हूँ, मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी। इतना ईजी नहीं है। आपको सेल बढ़ानी है, आपको अपने जो है मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की, सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्वालिटी अच्छी, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी करनी पड़ेगी, उसका प्राइस रिजनेबल लेना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट जो है वो मतलब अपने कॉम्पिटिटर से पहले मार्केट में अवेलेबल करवाना पड़ेगा। बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो प्लान क्या है, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए सो मेनी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, और वो एक्टिविटीज को डिसाइड करना वो आपका प्लान है। सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, ये एक कमिटमेंट है कि हाँ जी ये सारा काम मैंने करना है, ठीक है। मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे 90% प्लस लाने हैं या मुझे मेरिट लानी है। तो मेरा प्लान क्या होगा, मेरा प्लान होगा मेरी कमिटमेंट कि ठीक है जी, मैं रोज मॉर्निंग में इतना पढ़ूंगी, इवनिंग में इतना पढ़ूंगी, अपने नोट्स खुद के बनाऊंगी, डाउट सेशन सारे जो है अटेंड करूंगी ताकि मेरे छोटे से छोटे डाउट्स मैं अपने टीचर्स के साथ क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। मैं ग्रुप स्टडी करूंगी अपने टीचर्स के साथ, सॉरी स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ मैं ग्रुप स्टडी करूंगी। तो ये एक कमिटमेंट है कि ये सब कुछ मैं करूंगी और ये मेरा टारगेट मुझे अचीव हो जाएगा। तो प्लानिंग में भी प्लान क्या है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। आप कमिट कर रहे हो कि इस साल में हमें ये सारी एक्टिविटीज करनी है। अगर हमने एफिशिएंटली, टाइमली, ठीक है, अगर हमने ये सब कुछ कर लिया तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अब एक चीज हो रहा है कि ये प्लान जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपका एडहॉक प्लान्स हो सकते हैं और आपके स्टैंडिंग प्लान्स हो सकते हैं। प्लान्स को हमने 2 तरह से बांट दिया, एडहॉक प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। देखो, एडहॉक प्लान्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूज ओनली वंस। सिर्फ एक बार आपका एक प्लान जो सिर्फ एक बार यूज हो रहा है, दोबारा उसका कोई यूज नहीं है। आप कोई काम कर रहे हो, आपने प्लानिंग की, वो प्लानिंग उस काम के लिए ठीक है, जैसे ही वो काम पूरा हो गया दोबारा वो काम करना है तो ये प्लानिंग काम नहीं आएगी, आपको फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह के प्लान्स को हम बोलते हैं एडहॉक प्लान्स। हर एक नए काम के लिए नई प्लानिंग, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसने अपना बजट देखा भी, इस बिल्डिंग को बनाने में इतना बजट लगेगा,
उसने बजट अपना पास करवा लिया, उस बजट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग तैयार कर दी और अपने जो उसके ओनर्स थे उनको हैंड ओवर कर दी। अभी बात है कि दोबारा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑर्डर आया, कोई और बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है, कोई रोड बनानी थी, कुछ भी उसको कंस्ट्रक्ट करना था। तो क्या पुराना जो बजट उसने बनाया था, क्या वो बजट दोबारा उसके काम का है? नहीं। नया प्रोजेक्ट है, नया बजट बनाओ। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडहॉक प्लान्स मीन्स व्हाट, कि एक काम के लिए प्लानिंग की, दैट वर्क इज ओवर, दैट प्लान इज ओवर। आपको वो काम दोबारा करना है तो आपको दोबारा से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं यूज अगेन एंड अगेन। आपने एक बार ये प्लान बना दिया, अभी वो अगेन एंड अगेन यूज होगा। जो आपने स्ट्रेटजी बना दी, मुझे एज अ टीचर मैंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्लान बनाया कि ऐसे सिलेबस करवाना है, इतने टाइम में सिलेबस हो जाना चाहिए, इतने टाइम में रिवीजन, इतने टाइम में असाइनमेंट्स, फिर उनके जो रिवीजन टेस्ट पेपर है वो सब कुछ, ठीक है। तो वो प्लान मैं हर बार फॉलो करूंगी और उसमें कुछ ना कुछ ऐड करती रहूंगी। अगेन है ना, मतलब हर साल नया प्लान बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस लाने हैं तो ठीक है, पर जो मेरी मेन जो स्ट्रेटेजी है, जो मेन प्लान है, वो तो वही रहेगा कि हाँ जी मेरे को इतने टाइम तक सिलेबस करवा देना है, इतने टाइम में रिवीजन करवा देनी है, इतने टाइम में टेस्ट करवा देना है। थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो अपने प्लान में मैं ऐड कर दूंगी। तो जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो आप एक बार बनाते हो और उसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो, जबकि जो एडहॉक प्लान्स होते हैं वो सिर्फ एक बार यूज होंगे। आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाया था वो प्रोजेक्ट ओवर होते ही नए प्रोजेक्ट के लिए फिर से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट, एक टाइम के लिए है ये, सिर्फ डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट, वन टाइम इवेंट के लिए है। सो स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया आपको। एडहॉक प्लान्स जो होते हैं वो एक बार यूज होंगे, जैसे ही हमारा वो काम पूरा हो जाएगा, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो नए प्रोजेक्ट के लिए नया प्लान बनाएंगे। जबकि जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं वो आपको सिर्फ एक बार बनाने हैं, उसके बाद ईयर बाय ईयर और एक्टिविटी वाइज वो रिपीट होते रहेंगे। आपको बार बार, जब तक कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी अराइज ना हो, तब तक आपको स्टैंडिंग प्लान्स में कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करना नहीं होता, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, यहाँ तो आएगा लाइक बजट, एक प्रोजेक्ट के लिए बजट बनाया, कोई नया प्रोजेक्ट है उसके लिए नया बजट बनेगा। जबकि यहाँ पे आपके आते हैं रूल्स एंड पॉलिसीज। रूल्स और पॉलिसीज क्या रहता है स्टूडेंट, एक बार बना दिया अब वो रिपीट होगा। अब रूल्स हर बार चेंज थोड़ी ना करेंगे। किसी फैक्ट्री में कोई रूल है लाइक नो स्मोकिंग, अब स्मोकिंग वहाँ अलाउड नहीं है, ऐसा तो है नहीं इस साल रूल है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, अगले साल वहाँ ये रूल बना देंगे भी स्मोकिंग करनी है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। रूल्स तो आपने एक बार जो बना दिए वो बन गए। अब किसी भी स्कूल में लगा लो, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स होते हैं स्कूल में कि आपको यूनिफॉर्म में आना है या पंक्चुअल रहना है, टाइम पे आना है, ठीक है, कोई मिसबिहेव नहीं करना। तो वो तो रूल्स जो हैं वो हर स्कूल के रहते ही रहते हैं। कभी भी किसी स्कूल में रूल चेंज होके ये तो नहीं हो जाएगा कि ठीक है अब बिना यूनिफॉर्म के भी आप आ सकते हो, ठीक है, या फिर आप मिसबिहेव कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। रूल्स एक बार हमने बना दिए वो फिर बाद में वही रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। जबकि जो एडहॉक प्लान्स हैं, जो बजट है, वो हर प्रोजेक्ट के लिए नया बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक था हमारा। प्लान्स हैं कमिटमेंट टू अकम्प्लिश ऑल एक्टिविटीज नीडेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए इन सभी एक्टिविटीज को करना जरूरी है। तो वही हमारी कमिटमेंट, हमारा प्लान है। अगर आपका प्लान एडहॉक प्लान है तो वो हर एक प्रोजेक्ट के साथ चेंज होगा। अगर आपका स्टैंडिंग प्लान है तो वो दैट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वो बार बार यूज होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका एक बार इसके नोट्स आप बनाओ, ठीक है। 1 मिनट में मैं आ रही हूँ वापस और हम इसका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लान के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। बहुत सारे हैं आपके, आई थिंक 8 हैं आपकी बुक में, तो 1 बाय 1 मैं आपको सब करवाऊंगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के साथ। हमारा पहला प्लान क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर द एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये एंड पॉइंट होते हैं जिसको अटेन करने के लिए, जिसको अचीव करने के लिए हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
अब ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपके जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको आपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर दिया। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ कि हर डिपार्टमेंट में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको भी उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बता दी कि किसने क्या काम करना है, किसका क्या टारगेट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव मतलब एंड पॉइंट जो हमें अचीव करना है, पर वो आपको सबको क्लियर भी करवाना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, और एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या परफॉर्म करना है। ये चीज़ जब सबको क्लियर होगी तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंट मैनर में अचीव कर सकते हैं। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, उनको डायरेक्शन ही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो हाउ विल दे एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट शुड बी क्लियर टू द ऑल डिपार्टमेंट्स, टू द ईच एंड एवरी पर्सन। ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट शुड बी अचीवेबल। एक मेन चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना दैट शुड बी अचीवेबल, फिजिबल होना चाहिए, जिस टारगेट को हम अचीव कर सकें। अभी 2019 में एक कंपनी की सेल थी 1 करोड़। अभी 1 करोड़ से वो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, 2 करोड़ भी अगर मैं बोलूँ तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ठीक है 2 करोड़। आप 1 करोड़ से सीधा 10 करोड़ पे जंप करना चाहते हो। आप बोल रहे हो कि इस साल तो हमने 1 करोड़ की सेल टारगेट अचीव कर ली, अब अगले साल हमारा टारगेट रहेगा 10 करोड़। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कैसे होगा? इतना बड़ा टारगेट एकदम से मतलब डिसाइड करना आपके लिए, आपको इसके लिए मटेरियल्स चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, वर्कर्स चाहिए होंगे, बहुत कुछ चाहिए होगा। तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल, जिसको हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए मैं अचीव कर सकूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब आसमान से तारे तोड़ने वाली बात कर दी कि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और एक हो गया कि मेजरेबल भी होना चाहिए। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, मतलब उसकी हम जो टारगेट हमने बनाया है वो हमें अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। टाइम टू टाइम हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएँ, मेज़र कर पाएँ। लाइक मेरा 1 ईयर का टारगेट है कि 1 साल के बाद मुझे इतनी सेल अचीव करनी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 120 करोड़ की सेल टारगेट आपका है पड़ा, तो हर मंथ में उसको आप डिवाइड करो कि साल के बाद 120 करोड़ है तो 1 मंथ के बाद एटलीस्ट इतना हो गया, सेकेंड मंथ के बाद इतना हो गया। मंथ वाइज आप उसको मेज़र करते चलो ताकि आपको पता चले कि हाँ जी एंड तक हम इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी अचीवेबल, आप उसे अचीव कर पाओ, वो लिमिट्स के अंदर है कि आपने डिसाइड किया है। दैट शुड बी मेजरेबल, आप उसे टाइम टू टाइम मेजर कर पाओ, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ जी जो मैंने सोचा है वो हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एट द एंड ऑफ द ईयर ही आपको पता चले कि नहीं सब कुछ हाथ से निकल गया, हमें तो हमारा टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। ओके, तो बाकी 1-2 पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए कि दैट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो है एम्बिग्यूअस होने का मतलब क्या है कि कंफ्यूजिंग, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इस साल हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते टाइम स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी होती है। तो जो फर्स्ट प्लान है दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा टारगेट जो मुझे अचीव करना है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी आप लिखोगे। और आप जब अपने नोट्स बनाओ तो आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो कि एक कंपनी ने जो है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट डिसाइड किया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इतने अमाउंट की सेल होनी चाहिए, तो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन गिव योर ओन एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन योर नोट्स। ओके, अब मैं बात करती हूँ पॉलिसी की। जो मेरा सेकेंड टाइप ऑफ प्लान है वो है पॉलिसी। स्टूडेंट, पॉलिसी होती है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडेंस जो आपकी कंपनी के मैनेजर्स को, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को गाइड करेगी कि क्या करना है। ठीक है, एक गाइडलाइन है, ये एक गाइडेंस है जो उन्हें गाइड कर रही है कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर कंपनी की सेल पॉलिसी का, सेल पॉलिसी में मेंशन किया गया है कि जो कैश है दैट विल बी डन ओनली ऑन कैश बेसिस।
कंपनी जो भी सेल करेगी वो सिर्फ कैश बेसिस पे करेगी। तो इससे एक गाइडेंस मिल गई सेल्समैन को, सेल्स मैनेजर को एक गाइडेंस मिल गई कि हमें जो सेल करनी है वो सिर्फ कैश पे करनी है, क्रेडिट नहीं करनी, क्योंकि हमारी सेल पॉलिसी में ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि सेल कैसे होगी, दैट विल बी ओनली ऑन कैश बेसिस। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको गाइडेंस मिल गई। अब आपको अपने मैनेजर से बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि सर वो तो मुझसे उधार मांग रहा है, मैं दूं या ना दूं, या कितने की उधार दूं। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी सेल पॉलिसी है वो आपको गाइड कर रही है कि आपको सिर्फ कैश पे बेचना है, उधार पर नहीं बेचना। हाँ, अगर आपकी सेल पॉलिसी ये है कि सेल्स कैन बी डन ऑन कैश बेसिस एंड ऑन क्रेडिट बेसिस, दोनों बेसिस पे आप कर सकते हो, कैश पे भी क्रेडिट पे भी। अब क्रेडिट पे करना है तो आपको कोई मतलब आपको अमाउंट नहीं समझ आ रहा कि कितने तक का उधार सामान मैं बेच सकता हूँ, तो वो आपको खुद की रीजनिंग आपको यूज़ करनी है कि कितने तक का उधार मुझे देना चाहिए। ठीक है, क्या ये पर्सन कैपेबल है, कल को पैसा वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उन बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि मैं इसको उधार दूं या ना दूं। लेकिन अगर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि नहीं उधार नहीं देनी, तो फिर आप किसी से मत पूछो, पॉलिसी में जो लिखा है बस वो आप कर दो। ठीक है, सेल पॉलिसी हो गई। उसी तरह पर्सनल पॉलिसीज होती हैं, प्रमोशनल पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, लाइक अगर आपको एक कंपनी में काम करते हुए एटलीस्ट भी 10 ईयर्स हो जाएंगे तो यू विल देन क्या होगा, यू विल गेट प्रमोटेड टू द हायर लेवल। तो क्लियर है। ठीक है, पर्सनल पॉलिसी में, प्रमोशनल पॉलिसी में लिखा हुआ था कि 6 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलना है, आपको काम करते हुए 10 साल हो गए, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो वी कैन से दीज आर द गाइडलाइन, दीज आर द जनरल स्टेटमेंट विच विल गाइड द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके क्वेश्चंस कई माइंड में चल रहे होते हैं ना किसी काम को करते टाइम, उसके टाइम पे आपको हेल्प करते हैं। आपको सिर्फ ये पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है वो देखना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। सेल पॉलिसी हो गई, पर्सनल पॉलिसी हो गई। ओके, अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, रूल्स। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये। रूल्स टेल अस व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। सिंपल, कितना इजी है। रूल्स सिर्फ आपको ये बताएंगे व्हाट टू डू क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू क्या नहीं करना। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, लाइक नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एरिया। तो वहां पे ये रूल है। अब आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, या वहां पे आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगा, या कोई डिसीजन नहीं लेगा कि सर मैं लंच ब्रेक चल रहा है तो क्या मैं स्मोक कर लूं, ठीक है, या मुझे ऐसा कुछ मन कर रहा है स्मोक करने का तो क्या मैं स्मोक कर लूं। नहीं, जब क्लियरली रूल्स में मेंशन है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एरिया तो वहां पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी। रूल्स ने क्लियरली आपको बता दिया है। अब आपको किसी से पूछना नहीं है, कोई आपको बताएगा नहीं, बस आपको क्या करना है जो रूल्स में लिखा हुआ है। एज वेल एज रूल्स में क्या होता है कि पनिशमेंट प्रोविजंस भी होते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे या कंपनी के जो रूल्स हैं आप उन्हें ब्रेक कर रहे हो तो वहां पे पेनल्टी प्रोविजंस भी होते हैं। किस लिए होते हैं? इन रूल्स को एनफोर्स कराने के लिए, ताकि हर कोई रूल्स को अच्छे से फॉलो करे। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में भी होता है, आपके लिए रूल्स होते हैं, यू शुड कम ऑन टाइम, ओके, एंड यू शुड बिहेव सिंसियरली ड्यूरिंग योर लेक्चर्स। तो ये रूल्स हैं आपके लिए कि आपको यूनिफॉर्म में रहना है, अच्छे से बिहेव करना है, अपने जो टीचर्स हैं उनकी बात को मानना है, होमवर्क डेली करके लाना है। सो मेनी रूल्स आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप फॉलो नहीं करते तो पनिशमेंट मिलती है आपको। ठीक है, किसी भी तरह की पनिशमेंट टीचर्स आपको देंगे अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे या उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, ठीक है, पंक्चुअल नहीं हो, कहीं डिसिप्लिन में कोई कमी आ रही है। पनिशमेंट प्रोविजंस रहते हैं हमेशा, क्योंकि रूल्स बनाने का फायदा तब तक नहीं है जब तक कि हम उनके लिए उनको ब्रेक करने वालों के लिए कुछ पनिशमेंट रूल्स, पनिशमेंट प्रोविजंस ना बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की कंप्लीट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लान, जो सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एडहॉक प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। टाइप ऑफ प्लान्स में हमारे 8 टाइप्स हैं। इस वीडियो में मैंने 3 कवर कर लिए। ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिया,
कि एंड पॉइंट्स है जिसको अचीव करने के लिए मैंने सारा काम किया है, जो पूरा साल हमने इतना हेडेक लिया है, इतने रिसोर्सेज अरेंज किए हैं, इतने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ मैं क्यों कर रही थी? जस्ट टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी थी जनरल गाइडलाइन, ठीक है, जनरल गाइडलाइन और जनरल गाइडेंस जो आपको बताती है कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक चीज़ और है कि आप यहाँ पॉलिसी और रूल्स में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम पॉलिसीज़ भी तो यही बता रही थी कि क्या करना है, और रूल्स भी यही बता रहे हैं क्या करना है, रूल्स ये भी बता रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना, और यहाँ पे आपके लिए पनिशमेंट प्रोविजंस भी हैं, ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए हैं हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉलिसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो गई कि जब सेल कर रहे हो तब सेल पॉलिसी को फोकस करोगे, एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन का टाइम आया तो पर्सनल पॉलिसी को फोकस करोगे, वो पर्टिकुलर सिचुएशंस में फॉलो हो रही हैं, ठीक है। लेकिन रूल्स तो आपको क्या है, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल हर सिचुएशन में, इफ़ यू आर इन फैक्ट्री यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। अगर आप इन रूल्स को ब्रेक कर रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए पनिशमेंट प्रोविजंस भी हैं, ठीक है। तो आपको पॉलिसी एंड रूल्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तब अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इतना रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच।